अध्याय 9 पेरिस शांति सम्मेलन और पेरिस की संधि। पेरिस शांति सम्मेलन 4 वर्षों से अधिक समय तक हुए भयंकर युद्धों के पश्चात सन 1918 में प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ। अपनी विपरीत परिस्थितियों को देखकर जर्मनी के सम्राट कैसर विलियम द्वितीय ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया और सिंहासन छोड़कर वो हॉलैंड भाग गया। इस घटना के फलस्वरूप जर्मनी में होहेनजोलर्न राजवंश का पूरी तरह लोप हो गया। कैसर विलियम द्वितीय के पतन के पश्चात जर्मनी में साम्राज्यवादी गणतंत्र का गठन किया गया। इस सरकार ने मित्र राष्ट्रों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया और 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर किए। शांति की दिशा में ये प्रथम प्रयास था। इस संधि के आधार पर यह निश्चित किया गया कि जर्मनी 14 दिनों के अंदर अपने जहाजी बेड़े को मित्र राष्ट्रों को समर्पित कर देगा तथा बची हुई समस्त युद्ध सामग्री को भी मित्र राष्ट्रों को सौंप देगा। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ, किंतु दूसरी ओर इस युद्ध के फलस्वरूप अनेक जटिल समस्याओं का उदय हुआ, जिनका समाधान करने का दायित्व मित्र राष्ट्रों के कंधों पर था। उन समस्याओं में से कुछ प्रमुख समस्याएं इस प्रकार से हैं। नंबर 1, युद्ध की अवधि में विभिन्न प्रदेशों तथा जनशक्ति व धन शक्ति की हुई क्षति का अनुमान लगाना। नंबर 2, पराजित देशों के साथ संपन्न होने वाली संधियों की रूपरेखा को निर्धारित करना। नंबर 3, भविष्य में युद्ध की संभावनाओं को समाप्त करने के लिए आवश्यक प्रबंध और व्यवस्था करना। नंबर 4, मित्र राष्ट्रों की क्षतिपूर्ति करना। और नंबर 5, स्थायी रूप से शांति की स्थापना करना। इस प्रकार बड़ी शक्तियों ने उपयुक्त समस्याओं का समाधान खोजने, शांति स्थापना की संभावनाओं का पता लगाने तथा पराजित देशों के साथ संधि करने के उद्देश्य से फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक शांति सम्मेलन आयोजित करने का निश्चय किया। सम्मेलन का प्रारंभ। पेरिस शांति सम्मेलन 18 जनवरी 1919 को वर्साय के शाही महल में प्रारंभ हुआ। ये तिथि जर्मन साम्राज्य की घोषणा की 48वीं वर्षगांठ की तिथि थी, अर्थात 48 वर्ष पूर्व 18 जनवरी 1871 को वर्साय की उसी शाही महल में जर्मन साम्राज्य के गठन की घोषणा की गई थी। इतना ही नहीं, जर्मनी ने फ्रांस से उसके दोनों महत्वपूर्ण प्रदेशों अल्सास व लॉरेन को भी छीन लिया था। पृष्ठ 110। पराजित देशों के प्रतिनिधियों को शांति सम्मेलन में भाग लेने हेतु आमंत्रित नहीं किया गया था। विश्व के 27 देशों के लगभग 70 प्रतिनिधि इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए आए थे। प्रत्येक देश के प्रतिनिधियों के साथ कूटनीतिक सहायक, कानूनी सलाहकार, संवाददाता आदि भी पधारे थे। वस्तुतः इस सम्मेलन में पहली बार विश्व के कूटनीतिज्ञ व राजनीतिज्ञों की भारी भीड़ एकत्र हुई थी। फ्रांस के राष्ट्रपति ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। उसने अपने उद्घाटन भाषण में न्याय, आत्मनिर्माण तथा राष्ट्रसंघ की स्थापना पर विशेष बल दिया था। फ्रांस के प्रधानमंत्री क्लीमेशो को सर्वसम्मति से इस सम्मेलन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सम्मेलन में समझौते की प्रक्रिया को निर्धारित करने तथा युद्ध के प्रति उत्तरदायित्व, राष्ट्रीय संविधान, राष्ट्रसंघ आदि महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए अनेकों समितियां गठित की गईं। अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन को इन सभी समितियों का अध्यक्ष बनाया गया। इस प्रक्रिया के अनुसार सम्मेलन का अधिवेशन चलता रहा, किंतु प्रतिनिधियों को किसी निष्कर्ष पर पहुंचने में सफलता नहीं मिली। 10 सदस्यों की समिति। इस प्रकार जब ये स्पष्ट हो गया कि सामान्य सभा के खुले अधिवेशन में कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता, तो 10 सदस्यों की एक समिति का गठन किया गया। इस समिति में 5 बड़े देशों इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, इटली तथा जापान के प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया गया। इस समिति की बैठक प्रतिदिन 2 बार होती थी। आवश्यकता पड़ने पर सलाहकारों एवं विशेषज्ञों को भी परामर्श के लिए बुलाया जाता था। धीरे धीरे इस समिति का स्वरूप भी बड़ा प्रतीत होने लगा, इसलिए इस समिति को भी भंग करने का निश्चय किया गया। 4 बड़े सदस्यों की समिति। मार्च 1919 में 4 बड़े सदस्यों की समिति का गठन किया गया। इस समिति में 4 बड़े देशों के केवल 4 प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया गया था। ये प्रतिनिधि इस प्रकार थे: विल्सन अमेरिका से, लॉर्ड जॉर्ज इंग्लैंड से, क्लीमेशो फ्रांस से, आरलैंडो इटली से। इतिहास में उपर्युक्त 4 प्रतिनिधि बड़े 4 के नाम से प्रसिद्ध हैं। कालांतर में आरलैंडो व क्लीमेशो के मध्य मतभेद उत्पन्न हो गए, इसलिए आरलैंडो सम्मेलन छोड़कर इटली लौट गया। इस प्रकार पेरिस शांति सम्मेलन में मुख्य निर्णय विश्व के 3 महान राजनीतिज्ञों विल्सन, लॉर्ड जॉर्ज तथा क्लीमेशो द्वारा ही लिए गए थे।
4 बड़े सदस्यों का संक्षिप्त परिचय। नंबर 1, विल्सन। विल्सन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रपति था। प्रथम विश्व युद्ध में उसकी अत्यंत महत्वपूर्ण तथा निर्णायक भूमिका थी। वो विश्व में स्थायी शांति की स्थापना का सच्चा समर्थक था। जनता विल्सन को एक ऐसा देवदूत मानती थी जिसने मानव जाति की भलाई के लिए एक नवीन व्यवस्था का सूत्रपात किया था। उसने संसार में शांति स्थापित करने के लिए 14 सूत्रों का प्रतिपादन किया था। पेरिस के शांति सम्मेलन में विल्सन का मुख्य उद्देश्य शांति स्थापना करने के लिए राष्ट्र संघ की स्थापना करना था। पृष्ठ 111। इतिहासकार C.D. हेजन के शब्दों में पेरिस सम्मेलन में राष्ट्रपति विल्सन का मुख्य कार्य शांति की स्थापना हेतु किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की संरचना को सुनिश्चित करना था और ये उनके प्रयासों का ही परिणाम था कि राष्ट्र संघ का अस्तित्व कायम हो सका। भविष्य में युद्ध की संभावनाओं को कम करने तथा विश्व में शांति की स्थापना के लिए विल्सन ने पेरिस शांति सम्मेलन के प्रतिनिधियों के सम्मुख 14 सूत्रीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विल्सन ने ये स्पष्ट किया था कि भविष्य के विभिन्न देशों के मध्य कोई गुप्त संधि नहीं होनी चाहिए तथा भावी राजनीति का आधार सुस्पष्ट होना चाहिए। उसने शस्त्रीकरण पर नियंत्रण लगाने तथा पक्षपातपूर्ण निर्णयों की प्रक्रिया को समाप्त करने पर भी बल दिया था। विल्सन की ये हार्दिक इच्छा थी कि जनता को आत्मनिर्णय का अधिकार मिलना चाहिए। उसने कहा था, विश्व में शांति की स्थापना उसी स्थिति में संभव है जब जनता की इच्छाओं और भावनाओं का सम्मान किया जाए। इस कार्य के लिए ये अत्यंत आवश्यक है कि जनता को आत्मनिर्णय का अधिकार प्रदान किया जाए। नंबर 2, लॉयड जॉर्ज। लॉयड जॉर्ज इंग्लैंड का प्रधानमंत्री और उदार दल का प्रमुख नेता था। वो जर्मनी से प्रतिशोध लेना चाहता था। इसी आधार पर उसने 1918 के चुनावों में सफलता प्राप्त की थी। लॉयड जॉर्ज का ये विचार था कि जर्मनी को इतने अधिक कमजोर कर दिया जाए कि भविष्य में वो पुनः लड़ने का साहस न कर सके। इस तथ्य के बावजूद उसके हृदय में जर्मनी के प्रति सहानुभूति विद्यमान थी। वस्तुतः जर्मनी के प्रति उसका व्यवहार इतना कठोर नहीं था जितना फ्रांस का। वो विलक्षण बुद्धि एवं असाधारण प्रतिभा का व्यक्ति था। पेरिस शांति सम्मेलन में उसने अनेकों जटिल समस्याओं का समाधान किया था। नंबर 3, क्लीमेशो। क्लीमेशो फ्रांस का प्रधानमंत्री तथा पेरिस शांति सम्मेलन का अध्यक्ष था। वो सम्मेलन के सभी प्रतिनिधियों में सबसे अधिक महान था। उसे फ्रांस का बूढ़ा शेर कहा जाता था। उसने सन 1870 में सेडान के युद्ध में फ्रांस की भीषण पराजय को अपनी आंखों से देखा था। इस कारण उसके हृदय में इस पराजय के लिए जर्मनी से प्रतिशोध लेने की तीव्र इच्छा विद्यमान थी। पेरिस के शांति सम्मेलन में क्लीमेशो की भूमिका निर्णायक तथा महत्वपूर्ण थी। उसका मुख्य उद्देश्य सन 1870 से पूर्व की फ्रांस की राजनीतिक स्थिति को सुरक्षित रखना तथा 1871 की फ्रैंकफर्ट की संधि के निर्णयों को परिवर्तित करना था। वो बिस्मार्क की नीति का समर्थक था। विलियम के 14 सूत्रों में क्लीमेशो को तनिक भी विश्वास नहीं था। उसके साथियों की अपेक्षा उसका व्यक्तित्व अधिक प्रभावशाली और आकर्षक था। पृष्ठ 112। नंबर 4, ऑरलैंडो। ऑरलैंडो इटली का प्रधानमंत्री था। वो बहुत अधिक नहीं बोलता था। केवल उन समस्याओं में उसकी गहरी रुचि थी जिनका इटली से प्रत्यक्ष संबंध था। इस कारण वो सम्मेलन में निर्णायक स्थान प्राप्त करने में सफल नहीं हो सका। अधिकांश निर्णय विल्सन, क्लेमेशो तथा लॉयड जॉर्ज के द्वारा ही लिए जाते थे। पेरिस की संधि का आधार। इस प्रकार पेरिस शांति सम्मेलन के निर्णय मुख्य रूप से 3 बड़े देशों के प्रतिनिधियों के हाथों में केंद्रित थे। जब सम्मेलन प्रारंभ हुआ तो प्रतिनिधियों में इस प्रश्न पर तीव्र मतभेद हो गया कि निर्णय लेने का वास्तविक आधार क्या होना चाहिए। इस दृष्टि से विल्सन ने बड़ी शक्तियों के सम्मुख 14 सूत्रीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत वे शर्तें निहित थी जिनके आधार पर 1918 में जर्मनी ने युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर किए थे। पर्याप्त विचार विमर्श के उपरांत ये निर्णय लिया गया कि विल्सन के 14 सूत्रीय कार्यक्रम को पेरिस की संधि का आधार बनाया जाए। इतिहासकार C.D. हेजन के शब्दों में विल्सन के कार्यक्रम में निम्नलिखित बातें सम्मिलित थीं। विभिन्न देशों के मध्य कोई गुप्त संधि नहीं होनी चाहिए। भविष्य की राजनीति स्पष्ट होनी चाहिए। सभी औपनिवेशिक मामलों का निष्पक्ष समायोजन किया जाए। बेल्जियम, फ्रांस तथा रूस के जीते गए प्रदेशों को खाली कराया जाए। फ्रांस के अल्सास व लॉरेन के प्रदेश जर्मनी से वापस ले लिए जाने चाहिए। टर्की साम्राज्य के राज्यों को स्वायत्तता के अधिकार प्रदान किए जाएं। सभी बड़े और छोटे राज्यों की स्वतंत्रता और प्रादेशिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न देशों के सामान्य संगठन की स्थापना होनी चाहिए। पेरिस की संधि।
उपयुक्त उद्घोषणाओं के आधार पर पेरिस शांति सम्मेलन ने कार्य करना प्रारंभ किया। कई महीनों तक विचार विमर्श और जांच पड़ताल करने के पश्चात वर्साई की संधि का प्रारूप तैयार किया गया। इस संधि को जर्मनी के साथ संपन्न किया गया था। जर्मनी ने 28 जून 1919 को इस संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। इसके पश्चात ऑस्ट्रिया, बल्गेरिया, हंगरी, टर्की आदि अन्य पराजित देशों के साथ भी संधियां की गईं। उपर्युक्त सभी संधियां, जिनमें वर्साई की संधि भी सम्मिलित थी, को एक संधि के रूप में संकलित किया गया, जिसे पेरिस की संधि कहा जाता है। राष्ट्र संघ की स्थापना से संबंधित धाराओं को उपर्युक्त सभी संधियों में सम्मिलित किया गया था। नंबर 1, वर्साई की संधि। लगभग 4 माह के वाद विवाद के उपरांत मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के साथ संपन्न होने वाली संधि का प्रारूप तैयार किया। 7 मई 1919 को ये प्रारूप जर्मन प्रतिनिधियों के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। पृष्ठ 113। संधि के प्रारूप का गहन अध्ययन करने के उपरांत जर्मनी की सरकार ने प्रारूप की शर्तों में संशोधन और सुधार करने के लिए कुछ सुझाव दिए। उनमें से कुछ सुझावों को स्वीकार कर लिया गया और संशोधित प्रारूप को 16 जून 1919 को पुनः जर्मन प्रतिनिधियों के सम्मुख इस शर्त के साथ प्रस्तुत किया गया कि संधि की सभी शर्तों को बिना किसी परिवर्तन के 23 जून तक स्वीकार किया जाए। जर्मनी को ये चेतावनी भी दे दी गई कि यदि उसने संधि को निर्धारित तिथि तक स्वीकार नहीं किया तो मित्र राष्ट्रों की सेना जर्मनी पर आक्रमण कर देगी। जर्मनी की गणतंत्रीय सरकार की राष्ट्रीय सभा ने संधि की शर्तों को स्वीकार करने की सहमति प्रदान कर दी। अंततः 28 जून 1919 को जर्मनी ने वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। इसके पश्चात अन्य देशों के प्रतिनिधियों ने भी हस्ताक्षर करके अपनी स्वीकृति दे दी। ये संपूर्ण कार्रवाई वर्साई के शीश महल में संपन्न हुई। ये वही स्थान था जहां से सन 1870 में बिस्मार्क ने जर्मन साम्राज्य की घोषणा की थी। 5 वर्ष पूर्व इसी तिथि को अर्थात 28 जून 1914 को बोस्निया राज्य की राजधानी सराजेवो में ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या कर दी गई थी। वर्साई संधि की मुख्य शर्तें। पेरिस सम्मेलन में संपन्न हुई सभी संधियों में वर्साई संधि सबसे अधिक बड़ी और सर्वप्रमुख थी। इसके अंतर्गत 15 अध्याय, 439 धाराएं और 80,000 शब्द थे। इसे अंग्रेजी और फ्रेंच भाषाओं में लिखा गया था। इस संधि की प्रमुख धाराएं इस प्रकार से थीं। आ, राजनीतिक सीमा संबंधी शर्तें। नंबर 1, अल्सास और लॉरेन के प्रदेश जर्मनी से छीनकर फ्रांस को दे दिए गए। नंबर 2, यूपेन तथा मेडी का क्षेत्र जिस पर जर्मनी का अधिकार था बेल्जियम को दे दिया गया। नंबर 3, पोसेन का प्रदेश, पश्चिमी प्रशा का अधिकांश भाग तथा ऊपरी साइलेशिया का कुछ भाग पोलैंड को सौंप दिया गया। नंबर 4, जनमत के आधार पर लिए गए निर्णय के अनुसार श्लेस्विग राज्य के उत्तरी भाग पर डेनमार्क का अधिकार स्वीकार किया गया, जबकि इस राज्य का दक्षिणी भाग जर्मनी के अधिकार में बना रहा। नंबर 5, जर्मनी ने मेमेल का प्रदेश मित्र राष्ट्रों को वापस कर दिया। नंबर 6, पोलैंड के जिन क्षेत्रों पर जर्मनी, ऑस्ट्रिया व रूस का अधिकार था उन क्षेत्रों को पोलैंड को वापस कर दिया गया। इस प्रकार पोलैंड की स्वतंत्र सत्ता को पुनः स्थापित किया गया। पोलैंड को बाल्टिक समुद्र तक पहुंचने के लिए एक गलियारा भी दे दिया गया। नंबर 7, डेजिंग बंदरगाह से जर्मनी का अधिकार समाप्त करके इसे राष्ट्र संघ के संरक्षण में दे दिया गया। नंबर 8, युद्ध की अवधि में जर्मनी ने फ्रांस के उत्तरी भाग में स्थित कोयले की खानों को नष्ट कर दिया था। इसलिए फ्रांस जर्मनी से सार प्रदेश लेने का इच्छुक था। कोयले की दृष्टि से सार प्रदेश अत्यंत समृद्ध क्षेत्र था। अतः फ्रांस की हुई क्षति को पूरा करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया कि सार प्रदेश की कोयले की खानों को प्रयोग करने का अधिकार फ्रांस को प्राप्त होगा, किंतु ये क्षेत्र 15 वर्ष तक राष्ट्र संघ के संरक्षण में रहेगा। 15 वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात जनमत के आधार पर इस क्षेत्र के राजनीतिक भविष्य का निर्णय किया जाएगा। पृष्ठ 114। नंबर 9, शांतुंग के प्रश्न पर पेरिस सम्मेलन में पर्याप्त रिपीट। नंबर 9, शांतुंग के प्रश्न पर पेरिस सम्मेलन में पर्याप्त मतभेद उत्पन्न हो गया। 1858 की संधि के अनुसार शांतुंग पर ऑस्ट्रिया का नियंत्रण स्वीकार किया गया था। इससे पूर्व इस क्षेत्र पर चीन का अधिकार था। प्रथम विश्व युद्ध में जापान मित्र राष्ट्रों के पक्ष में इस शर्त के साथ सम्मिलित हुआ था कि युद्ध के पश्चात शांतुंग प्रदेश जापान को दे दिया जाएगा। इस प्रकार प्रदेश को लेने में जापान और चीन दोनों देश रुचि रखते थे। पेरिस सम्मेलन में जापान के प्रतिनिधि केवल शांतुंग प्रदेश प्राप्त करने के उद्देश्य से आए थे।
दूसरी तरफ चीन ने भी मित्र राष्ट्रों के पक्ष में प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था, अतः उसने भी शांतों की काफी मांग की। विल्सन ने आत्मनिर्णय के सिद्धांत के आधार पर चीन की मांग का समर्थन किया। फलस्वरूप जापान के प्रतिनिधि क्रोधित होकर सम्मेलन छोड़कर चले गए। इटली पहले ही सम्मेलन का परित्याग कर चुका था। संकट में स्थिति को देखकर मित्र राष्ट्रों ने ये निर्णय लिया कि शांतुंग के आर्थिक आधार जापान को प्रदान किए जाएंगे, जबकि राजनीतिक अधिकारों पर चीन का आधिपत्य होगा। नंबर 10, जर्मनी के बेल्जियम, पोलैंड तथा चेकोस्लोवाकिया की स्वतंत्र राष्ट्रीयता को सदैव के लिए स्वीकार किया गया। नंबर 11, चीन, टर्की, मिस्र, मोरक्को और बल्गेरिया में जर्मनी के अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। नंबर 12, जर्मनी के सभी उपनिवेश छीन लिए गए तथा मेडेंट व्यवस्था के आधार पर मित्र राष्ट्रों के मध्य उनका वितरण कर दिया गया। जर्मनी की सैनिक शक्ति का विनाश। जर्मनी की सैनिक शक्ति को प्रथम विश्व युद्ध का एक प्रमुख कारण माना गया था, इसलिए मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी को सैनिक दृष्टि से पंगु बनाने का निश्चय किया। इस उद्देश्य से वर्साय संधि में निम्नलिखित मुख्य शर्तों को निर्धारित किया गया। नंबर 1, जर्मनी की अधिकतम सैनिक संख्या 1 लाख निश्चित कर दी गई, जिसमें 4000 अधिकारी भी सम्मिलित थे। नंबर 2, जर्मनी के जनरल स्टाफ को भंग कर दिया गया। नंबर 3, सार्वजनिक अनिवार्य सैनिक सेवा को समाप्त किया गया। नंबर 4, जर्मनी को हेलिगोलैंड बंदरगाह की किलेबंदी का परित्याग करना पड़ा तथा उसने भविष्य में इस क्षेत्र की किलेबंदी न करने का आश्वासन भी दिया। नंबर 5, राइन नदी के बाएं किनारे पर तथा दाहिने किनारे पर 50 किलोमीटर चौड़ाई के क्षेत्र में जर्मनी को किलेबंदी करने से रोक दिया गया। नंबर 6, आधुनिक युग के अस्त्र शस्त्रों एवं अन्य युद्ध उपकरणों को रखने के संबंध में जर्मनी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नंबर 7, जर्मनी को अपना जहाजी बेड़ा मित्र राष्ट्रों को समर्पित करना पड़ा। नंबर 8, भविष्य के लिए जर्मनी की जल सेना को 6 युद्धपोत, 6 लघु शस्त्रों वाले जहाज, 12 विशाल जलपोत तथा 12 नौकानाशक जहाजों तक सीमित कर दिया गया। नंबर 9, जर्मनी को पनडुब्बियों का प्रयोग करने से रोक दिया गया। पृष्ठ 115। संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि जर्मनी को निशस्त्रीकरण की पृष्ठभूमि में मित्र राष्ट्रों का उद्देश्य जर्मनी की सैनिक व जल शक्ति को इस सीमा तक कम करना था कि भविष्य में जर्मनी अपने पड़ोसी राज्यों को आतंकित न कर सके। प्रसिद्ध इतिहासकार शेविल का कथन है, पेरिस सम्मेलन के राजनीतिज्ञों का निशस्त्रीकरण के पीछे मुख्य उद्देश्य जर्मनी को बड़े राष्ट्रों की सूची से अलग करना था। क्षतिपूर्ति संबंधी शर्तें। वर्साय संधि की शर्तों में सर्वाधिक परेशान करने वाली शर्तें क्षतिपूर्ति से संबंधित थीं। युद्ध विराम समझौते के समय जर्मनी ने उस संपूर्ण क्षति का दायित्व स्वीकार किया था जो जर्मन आक्रमणों के कारण मित्र राष्ट्रों की जनता को सहन करना पड़ा था। इस समझौते के आधार पर वर्साय संधि के अंतर्गत क्षतिपूर्ति के संबंध में आगे बताई गई व्यवस्थाएं की गई थीं। नंबर 1, प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ करने के लिए जर्मनी को दोषी ठहराया गया, इसलिए उसने निश्चय किया कि युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में जर्मनी से अधिकतम धनराशि नगद एवं वस्तु के रूप में वसूल करनी चाहिए। नंबर 2, मित्र राष्ट्र क्षतिपूर्ति की रकम को निर्धारित करने में सफल नहीं हो सके, इसलिए उन्होंने तत्कालिक रूप से जर्मनी से ये मांग की कि वो 1 मई 1921 तक 10 अरब पाउंड का भुगतान मित्र राष्ट्रों को कर दे। नंबर 3, क्षतिपूर्ति की धनराशि को निश्चित करने के लिए ये निर्णय लिया गया कि जर्मनी में एक क्षतिपूर्ति आयोग का गठन किया जाएगा जो अपना कार्य 21 मई 1921 तक समाप्त कर देगा। नंबर 4, विश्व के प्रसिद्ध अर्थ विशेषज्ञों का ये मत था कि जर्मनी क्षतिपूर्ति की धनराशि का भुगतान करने में सक्षम नहीं था, इसलिए ये भी निश्चय किया गया कि जर्मनी इस रकम का भुगतान वस्तुओं के रूप में भी कर सकता था। इस निर्णय के अनुसार जर्मनी ने अपने सभी व्यापारिक जहाज तथा बड़ी संख्या में गाय, बैलें, भेड़, घोड़े, कोयला आदि मित्र राष्ट्रों को सौंप दिए। नंबर 5, क्षतिपूर्ति की धनराशि को वसूल करने के लिए मित्र राष्ट्रों को आवश्यकता पड़ने पर बल प्रयोग करने का अधिकार दिया गया। नंबर 2, सेंट जर्मन की संधि। ये संधि ऑस्ट्रिया के साथ संपन्न की गई थी। ऑस्ट्रिया ने 10 सितंबर 1919 को इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इस संधि की प्रमुख शर्तें इस प्रकार से थीं। नंबर 1, ऑस्ट्रिया का प्राचीन हब्सबर्ग राजवंश का पूरी तरह से अंत हो गया और इसके स्थान पर गणतंत्रीय सरकार की स्थापना हुई। नंबर 2, ऑस्ट्रिया साम्राज्य में जर्मन, चेक, पोल, सर्बियन, रोमानियन, इटालियन आदि विभिन्न जातियों के लोग निवास करते थे, अतः आत्मनिर्णय के सिद्धांत के आधार पर इन जातियों को पृथक क्षेत्र आवंटित कर दिए गए।
पृष्ठ 116। नंबर 3, ऑस्ट्रिया ने हंगरी, पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया के स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार किया। नंबर 4, जर्मनी के साथ ऑस्ट्रिया के राजनीतिक व आर्थिक संबंधों को समाप्त कर दिया गया। नंबर 5, भविष्य में ऑस्ट्रिया की सैनिक शक्ति को 30,000 सैनिकों तक सीमित कर दिया गया। नंबर 6, ऑस्ट्रिया की हवाई तथा जल शक्ति पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। नंबर 7, ऑस्ट्रिया को भी युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी ठहराया गया। सेंट जर्मन की संधि के फलस्वरूप ऑस्ट्रिया का विशाल साम्राज्य अनेकों छोटे राज्यों में विभाजित हो गया। अब यह साम्राज्य एक छोटे से गणतंत्रीय राज्य में परिवर्तित हो गया। इस संधि को बनाते समय राष्ट्रीयता के सिद्धांत की पूर्ण अवहेलना की गई, क्योंकि ऑस्ट्रिया साम्राज्य में रहने वाली जर्मन जाति की जनता ने जर्मनी में रहने की इच्छा प्रकट की थी, किंतु उसे इस कार्य की अनुमति नहीं दी गई। नंबर 3, न्यूली की संधि। न्यूली की संधि बल्गेरिया के साथ 27 नवंबर 1919 को संपन्न हुई थी। इस संधि के अंतर्गत निम्नलिखित मुख्य निर्णय लिए गए थे। नंबर 1, पश्चिमी बल्गेरिया के 4 छोटे राज्य युगोस्लाविया को दे दिए गए। नंबर 2, यूनान और बल्गेरिया की सीमाओं में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। नंबर 3, बल्गेरिया की सैनिक संख्या को 10,000 तक सीमित कर दिया गया। नंबर 4, बल्गेरिया की जल शक्ति पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। नंबर 5, जर्मनी की भांति बल्गेरिया को भी युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी ठहराया गया। नंबर 4, त्रियानो की संधि। मित्र राष्ट्रों की इस संधि को हंगरी के साथ संपन्न किया गया। हंगरी ने इस संधि पर 5 जून 1920 को हस्ताक्षर किए थे। इस संधि के अनुसार नंबर 1, हंगरी को ऑस्ट्रिया से पृथक कर दिया गया। नंबर 2, ट्रांसिल्वानिया रोमानिया को दे दिया गया। नंबर 3, सर्बिया को क्रोएशिया प्राप्त हो गया। नंबर 4, स्लोवाकिया का क्षेत्र चेकोस्लोवाकिया में मिला दिया गया। नंबर 5, हंगरी की सैनिक शक्ति को 35,000 सैनिकों तक सीमित किया गया। नंबर 6, अन्य पराजित देशों की भांति हंगरी को भी क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए उत्तरदायी ठहराया गया। इस संधि के फलस्वरूप हंगरी की जनसंख्या 2 करोड़ 10 लाख से घटकर केवल 75 लाख रह गई थी। इस प्रकार हंगरी का क्षेत्रफल भी घटकर 35,000 वर्ग मील रह गया था, जबकि इस संधि से पूर्व उसका क्षेत्रफल 1,25,000 वर्ग मील था। इसके अतिरिक्त मगयार जाति के 30 लाख लोगों को अनिच्छा से विदेशियों के साथ रहने को बाध्य किया गया। पृष्ठ 117। नंबर 5, सीवर्स की संधि। सीवर्स की संधि टर्की के साथ संपन्न हुई थी, जिसे टर्की ने 10 अगस्त 1920 को हस्ताक्षर करके अपनी स्वीकृति प्रदान की थी। इस संधि की प्रमुख शर्तें इस प्रकार से थी। नंबर 1, टर्की साम्राज्य को समाप्त कर दिया गया। टर्की के खिलाफा का कार्यक्षेत्र राजधानी कुस्तुंतुनिया के निकटवर्ती क्षेत्र तक सीमित कर दिया गया। नंबर 2, आर्मीनिया को स्वतंत्र कर दिया गया। नंबर 3, डार्डेनेलीज तथा बोस्फोरस की अंतर्राष्ट्रीयता घोषित की गई। नंबर 4, टर्की को मिस्र, साइप्रस, मोरक्को, ट्रिपोली, सीरिया, फिलिस्तीन, मेसोपोटामिया में अपने अधिकारों का परित्याग करना पड़ा। नंबर 6, राष्ट्र संघ की स्थापना। अमेरिका के राष्ट्रपति विल्सन ने एक ऐसे संगठन की स्थापना के उद्देश्य के साथ पेरिस के शांति सम्मेलन में भाग लिया, जो भविष्य में युद्ध की संभावना को रोकने तथा विश्व शांति स्थापना करने की दिशा में प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य कर सके। विल्सन के प्रयासों के फलस्वरूप बड़ी शक्तियों ने राष्ट्र संघ की स्थापना हेतु अपनी स्वीकृति प्रदान की। पेरिस सम्मेलन में संपन्न की गई प्रत्येक संधि की प्रथम 26 धाराएं राष्ट्र संघ के संविधान से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित थीं। इस प्रकार पेरिस सम्मेलन के राजनीतिज्ञों ने राष्ट्र संघ को पेरिस संधि के अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार किया था। वर्साय संधि का आलोचनात्मक मूल्यांकन। पेरिस शांति सम्मेलन का आयोजन अत्यंत आशाजनक वातावरण में किया गया था, किंतु उसका अंत बहुत ही निराशाजनक रहा। उक्त सम्मेलन में विभिन्न देशों के राजनीतिज्ञ युद्धोत्तर समस्याओं पर विचार करने तथा एक ऐसा मार्ग खोजने के लिए एकत्र हुए थे, जिसके द्वारा भविष्य में युद्ध की संभावना को टाला जा सके तथा विश्व में स्थायी शांति की स्थापना हो सके। किंतु निसंकोच रूप से ये कहा जा सकता है कि मित्र राष्ट्र अपने प्रमुख उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सके। यद्यपि उन्होंने पराजित देशों के साथ विभिन्न संधियां की थी, किंतु वे सभी संधियां एक तरफा थीं। उक्त सम्मेलन में विजयी देशों का ध्यान अपने स्वार्थ पूरा करने पर केंद्रित रहा और उन्होंने पराजित देशों के हितों व अधिकारों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया था। यही कारण है कि इतिहासकारों ने पेरिस संधि, विशेष रूप से वर्साय संधि की कटी आलोचना की है। वर्साय संधि के दोष।
वर्साय संधि की धाराओं के गंभीर एवं विस्तृत अध्ययन के उपरांत इस संधि में निम्नलिखित दोष प्रतीत होते हैं। नंबर 1, आरोपित संधि। विश्व के इतिहास में वर्साय की संधि को आरोपित संधि कहा जाता है। यह संधि विजेता देशों के द्वारा पराजित देशों पर जबरन लादी गई थी। इस संधि की शर्तों को निर्धारित करते समय जर्मनी के प्रतिनिधियों से कोई विचार विमर्श नहीं किया गया था। इस प्रकार ये संधि पारस्परिक है, वैचारिक आदान प्रदान के सिद्धांत पर आधारित नहीं थी। जर्मनी के प्रतिनिधियों को अपनी बात कहने के लिए मात्र 21 दिन का समय दिया गया। उन्होंने वर्साय संधि की कटु आलोचना की और ये मांग की कि विल्सन के 14 सूत्रीय कार्यक्रम को संधि का आधार बनाया जाए, किंतु विजेता देशों ने जर्मनी की इस मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया। इतना ही नहीं, मित्र राष्ट्रों ने युद्ध की धमकी देकर जर्मनी से जबरन संधि पर हस्ताक्षर करा लिए। यही कारण है कि वर्साय संधि को एक आरोपित संधि कहा जाता है। इस तथ्य की पुष्टि करते हुए E.H. कार ने लिखा है, इस संधि को विजेता देशों ने पराजित देशों पर आरोपित किया था। दोनों पक्षों के मध्य विचारों के आदान प्रदान की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। वर्साय की संधि के अंतरराष्ट्रीय उससे पूर्व की आधुनिक काल की शांति संधियों की अपेक्षा तानाशाही का पुट अधिक स्पष्ट और प्रभावपूर्ण था। पृष्ठ 118। नंबर 2, अपमानजनक संधि। वर्साय संधि जर्मनी के लिए अत्यंत अपमानजनक थी। पेरिस सम्मेलन में जर्मनी के प्रतिनिधियों के साथ समानता का व्यवहार नहीं किया गया। उनको सम्मेलन की बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था। जर्मनी को राष्ट्र संघ का सदस्य भी नहीं बनाया गया। जर्मनी के प्रतिनिधियों को कैदियों की भांति एक होटल में ठहराया गया था। जब वे वर्साय संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए वर्साय के शीश महल की ओर जा रहे थे तो पेरिस की जनता ने उनके ऊपर ईंट पत्थरों की वर्षा की। उनको अन्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ बैठने की अनुमति नहीं दी गई। इस प्रकार पेरिस सम्मेलन में जर्मनी के प्रतिनिधियों को अनावश्यक अपमान सहन करना पड़ा। उन्होंने इस अपमान का प्रतिशोध लेने का निश्चय किया। नंबर 3, कठोर शर्तें। महान इतिहासकार लिप्सन की धारणा है कि जर्मनी को अपनी पराजय का भारी मूल्य चुकाना पड़ा। वर्साय संधि की शर्तों के फलस्वरूप जर्मनी को अपने क्षेत्रफल का 1/8 भाग तथा 70 लाख से अधिक जनसंख्या का परित्याग करना पड़ा। उसे अपने सभी उपनिवेशों से हाथ धोना पड़ा। ये क्षेत्र तेल, रबर, खनिज तथा अन्य पदार्थों के लिए प्रसिद्ध थे। जर्मनी की 15% कृषि योग्य भूमि, 12% पशुधन तथा 10% कारखाने उससे छीन लिए गए। इसके अतिरिक्त जर्मनी की थल, जल व हवाई सैन्य शक्ति पर कठोर नियंत्रण लगाकर उसे प्रत्येक क्षेत्र में पंगु बनाने का प्रयास किया गया। मित्र राष्ट्रों को इससे भी संतोष नहीं हुआ तो उन्होंने युद्ध की क्षतिपूर्ति के नाम पर जर्मनी के ऊपर विशाल धनराशि के भुगतान का भार डाल दिया, जिसने जर्मनी की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दिया। उपर्युक्त विवरण से ये स्पष्ट है कि वर्साय संधि की शर्तें जर्मनी के लिए अत्यंत कठोर और असहनीय थीं। शर्तों की कठोरता को विजयी राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने भी स्वीकार किया था। इस कठोरता के कारण जर्मनी शांत नहीं रह सका, बल्कि इससे जर्मनी की जनता में प्रतिशोध की भावना को अधिक बल मिला। नंबर 4, प्रतिशोधात्मक संधि। यद्यपि पेरिस सम्मेलन आयोजित करने का उद्देश्य युद्धोत्तर समस्याओं को हल करना तथा विश्व शांति के उपायों पर विचार करना था, तथापि इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि विजेता देशों का उद्देश्य जर्मनी से प्रतिशोध लेना था। फ्रांस ने ये स्पष्ट कर दिया था कि वो 1871 की फ्रैंकफर्ट की संधि में हुए अपमान को भुला नहीं है। वस्तुतः मित्र राष्ट्र जर्मनी को इस सीमा तक गिराना चाहते थे कि भविष्य में अपना सिर उठाने का साहस न कर सके। ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज के कथन से भी प्रतिशोध की भावना की पुष्टि होती है। कैसर को फांसी लगा दो, जर्मनी से 1-1 शिलिंग और 1-1 टन का हिसाब करना है। पृष्ठ 119। नंबर 5, एक पक्षीय संधि। वर्साय संधि की शर्तें एक पक्षीय थीं। ये संधि पारस्परिक विचार विनिमय के सिद्धांत पर आधारित नहीं थी। पेरिस सम्मेलन में पराजित देशों का कोई प्रतिनिधि नहीं बुलाया गया था। जर्मनी ने युद्ध विराम संधि पर इस शर्त के साथ हस्ताक्षर किए थे कि विल्सन के 14 सूत्रों को विचार विमर्श का मुख्य आधार बनाया जाएगा, किंतु मित्र राष्ट्रों ने इन सभी सिद्धांतों तथा आत्मनिर्णय व राष्ट्रीयता के सिद्धांत की पूर्णतः अवहेलना कर दी। पराजित देशों के प्रतिनिधियों को संधि की शर्तों के विषय में अपने विचार व्यक्त करने का भी अवसर नहीं दिया गया। यद्यपि जर्मनी के प्रतिनिधियों ने वर्साय संधि के विरुद्ध मित्र राष्ट्रों के समक्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था, तथापि विजेता देशों ने उनके तर्कों पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपनी इच्छा अनुसार शर्तों का निर्धारण किया।
इस प्रकार मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के साथ पक्षपात एवं अन्यायपूर्ण व्यवहार किया था। वर्साय संधि का महत्व। उपर्युक्त देशों के होते हुए भी वर्साय संधि के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं निहित थी। यद्यपि इस संधि को तैयार करते समय विल्सन के 14 सूत्रों का पूरी तरह पालन नहीं किया था। तथापि कुछ इतिहासकारों ने इस संधि को एक आदर्श संधि की संज्ञा प्रदान की है। एक इतिहासकार ने लिखा है, ये पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता था जो कुछ सिद्धांतों और नैतिकताओं पर आधारित था। इस संबंध में निम्नलिखित बिंदु विचारणीय हैं। नंबर 1, राष्ट्रपति विल्सन द्वारा प्रतिपादित किए गए 14 सूत्रों के अनुसार पेरिस के राजनीतिज्ञों ने विश्व शांति की स्थापना करने तथा भविष्य की समस्याओं को आपसी बातचीत के माध्यम से हल करने के उद्देश्य से राष्ट्र संघ की स्थापना की थी। ये निश्चित रूप से एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य था। नंबर 2, श्रमिकों की स्थिति में सुधार करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना भी की गई थी। नंबर 3, जर्मनी के उपनिवेशों को मेडेंट व्यवस्था के आधार पर मित्र राष्ट्रों के मध्य वितरित किया गया था। नंबर 4, जर्मनी को युद्ध की संपूर्ण क्षतिपूर्ति करने को बाध्य नहीं किया गया, उसे केवल उतनी क्षतिपूर्ति करने को कहा गया जितना जर्मनी आक्रमणों के कारण मित्र राष्ट्रों की जनता को हुई थी। नंबर 5, क्षतिपूर्ति की धनराशि को निश्चित करने के लिए क्षतिपूर्ति आयोग का गठन किया गया। नंबर 6, राष्ट्रीयता और आत्मनिर्णय के सिद्धांत के आधार पर पोलैंड, फिनलैंड, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, लिथुनिया आदि अनेक नवीन राज्यों का गठन किया गया। ये प्रथम अवसर था जब राष्ट्रीयता के सिद्धांत को इतने व्यापक स्तर पर लागू किया गया। इस निर्णय के फलस्वरूप यूरोप महाद्वीप का कुल जनसंख्या का मात्र 3% भाग ही विदेशी शासन के अधीन रह गया। इस प्रकार वर्साय की संधि के गहन एवं निष्पक्ष अध्ययन के उपरांत ये कहा जा सकता है कि ये संधि अधिक दोषपूर्ण नहीं थी, किंतु विजेता देशों के विचार और उद्देश्य शत्रुता, अभिमान एवं प्रतिशोध की भावना से प्रेरित थे। उन्होंने पराजित देशों की भावनाओं पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। विजेता देशों ने पराजित देशों की समस्याओं को जानने का भी प्रयास नहीं किया। पृष्ठ 120। उन्होंने एक पक्षीय संधि तैयार करके जर्मनी से जबरन स्वीकार करा लिया। इस प्रकार विजेता देशों का प्रतिशोधात्मक दृष्टिकोण ही एक मुख्य कारण था जिसमें जर्मनी तथा अन्य पराजित देशों की जनता में असंतोष को जन्म दिया। इसी कारण उन देशों की जनता ने इस संधि की शर्तों को अस्वीकार करने का निश्चय कर लिया। फलस्वरूप ये संधि स्थायी सिद्ध नहीं हो सकी और संपूर्ण विश्व की जनता को मात्र 20 वर्ष बाद सन 1939 में एक बार पुनः विश्व युद्ध के दुष्परिणामों को सहन करना पड़ा। इसलिए ये कहा जाता है कि वर्साय संधि कोई शांति संधि नहीं थी, बल्कि ये एक युद्ध विराम संधि थी। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, वर्साय संधि की धाराओं की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। प्रश्न 2, वर्साय की संधि एक आरोपित संधि थी, इस कथन के संदर्भ में इस संधि की समीक्षा कीजिए। प्रश्न 3, जर्मनी की संधि से वर्साय संधि में क्या दोष थे? आपके मतानुसार एक न्यायोचित संधि में कौन सी शर्तों का होना आवश्यक था? लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, पेरिस शांति सम्मेलन 1919 के आयोजन की पृष्ठभूमि को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 2, पेरिस शांति सम्मेलन में गठित की गई बड़े 4 सदस्यों की समिति के सदस्यों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। प्रश्न 3, वर्साय संधि की राजनीतिक धाराओं की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। प्रश्न 4, वर्साय संधि के द्वारा जर्मनी पर लगाए गए सैनिक प्रतिबंधों को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 5, किसी एक को स्पष्ट कीजिए। नंबर 1, सेंट जर्मन की संधि। नंबर 2, न्यूली की संधि। नंबर 3, त्रियानो की संधि और नंबर 4, सिवर्स की संधि। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न 1, जर्मनी ने युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर कब किए थे? नंबर 1, 14 अक्टूबर 1919। नंबर 2, 11 अक्टूबर 1919। नंबर 3, 11 नवंबर 1918। नंबर 4, 14 नवंबर 1919। सही उत्तर है नंबर 3 अर्थात 11 नवंबर 1918। प्रश्न 2, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के पश्चात शांति सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? नंबर 1, पेरिस। नंबर 2, वर्साय। नंबर 3, रोम। नंबर 4, बर्लिन। सही उत्तर है नंबर 1, पेरिस। प्रश्न 3, पेरिस शांति सम्मेलन में अमेरिका का प्रतिनिधित्व किसने किया था? नंबर 1, राष्ट्रपति विल्सन। नंबर 2, लॉर्ड जॉर्ज। नंबर 3, जॉर्ज वॉशिंगटन और नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है नंबर 1, राष्ट्रपति विल्सन। प्रश्न 4, पेरिस शांति सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? नंबर 1, विल्सन। नंबर 2, ऑरलैंडो। नंबर 3, लॉर्ड जॉर्ज और नंबर 4, क्लीमेशो। सही उत्तर है नंबर 4, क्लीमेशो।
पृष्ठ 121। प्रश्न 5, पेरिस शांति सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? नंबर 1 विल्सन, नंबर 2 लॉर्ड पामस्टन, नंबर 3 डिज़रायली, नंबर 4 लॉयड जॉर्ज। सही उत्तर है नंबर 4 लॉयड जॉर्ज। प्रश्न 6, पेरिस शांति सम्मेलन में जर्मनी के साथ संपन्न हुई संधि को क्या नाम दिया गया था? नंबर 1 पेरिस की संधि, नंबर 2 बर्लिन संधि, नंबर 3 वर्साय संधि, नंबर 4 सेंट जर्मन संधि। सही उत्तर है नंबर 3 वर्साय संधि। प्रश्न 7, न्यूली की संधि किस पराजित देश के साथ संपन्न हुई थी? नंबर 1 जर्मनी, नंबर 2 टर्की, नंबर 3 बल्गेरिया, नंबर 4 हंगरी। सही उत्तर है नंबर 3 बल्गेरिया। प्रश्न 8, टर्की के साथ संपन्न हुई संधि को किस नाम से पुकारा गया? नंबर 1 सिवर्स की संधि, नंबर 2 पेरिस संधि, नंबर 3 त्रियानो संधि, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है नंबर 1 सिवर्स की संधि। प्रश्न 9, वर्साय संधि के अनुसार जर्मनी के सार प्रदेश पर कितनी अवधि के लिए राष्ट्रसंघ का संरक्षण स्वीकार किया गया था? नंबर 1 20 वर्ष, नंबर 2 13 वर्ष, नंबर 3 15 वर्ष, नंबर 4 10 वर्ष। सही उत्तर है नंबर 3 15 वर्ष। प्रश्न 10, वर्साय संधि के अनुसार अल्सास व लॉरेन के प्रदेश जर्मनी से छीनकर किस देश को दिए गए थे? नंबर 1 इटली, नंबर 2 फ्रांस, नंबर 3 इंग्लैंड और नंबर 4 है अमेरिका। सही उत्तर है नंबर 2 अर्थात फ्रांस। प्रश्न 11, कैसर को फांसी दे दो पेरिस शांति सम्मेलन में ये शब्द किसने कहे थे? नंबर 1 लॉयड जॉर्ज, नंबर 2 विल्सन, नंबर 3 क्लीमेशो, नंबर 4 आरलैंडो। सही उत्तर है नंबर 1 लॉयड जॉर्ज। पृष्ठ 122।